हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको अपने इस वीडियो में आर ओ एग्ज़ाम 2014 के जो पेपर हुआ था जीएस का, जनरल स्टडी का, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको 50 क्वेश्चन हल करवाए थे, 50 क्वेश्चन के बारे में डिटेल में जानकारी दी थी। तो इसके आगे हम बताएंगे जो आप लोगों को जनरल स्टडी से संबंधित है। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहला प्रश्न जो है, किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। आपको हम इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और उसके साथ साथ आप लोग इसका, जैसे आप पढ़िए तुरंत इसका उत्तर देते चलिए। कौन सा है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है, का ख गा घ में से कौन सा ऑप्शन सही है, आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका किस आयोग का सरकारी आयोग का गठन किया गया था, किसकी पुनरीक्षा के लिए गठन किया गया था। तो वो किया गया था केंद्र और राज्य के संबंधों की पुनरीक्षा करने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। कई बार ये पूछा भी गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी पहले डिटेल व्याख्या देख लेते हैं। केंद्र तथा राज्य के संबंधों पर विचार करने के लिए 24 मार्च 1983 को न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया, तो ये नाम याद रखिएगा, सरकारिया से केवल काम नहीं चलेगा, पूरा नाम इनका याद रखना चाहिए। रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में, मतलब इसके जो सरकारी आयोग का गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? रणजीत सिंह सरकारिया। 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1987 में केंद्र सरकार को सौंपी थी। अगला क्वेश्चन है दूसरा, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य के संबंधों का उल्लेख किया गया है? भारत के संविधान के किस भाग में संघ तथा राज्य के संबंधों का उल्लेख किया गया? तो जो आपके संविधान से संबंधित है भाग वाले वीडियो, किस भाग में किन चीज़ों का उल्लेख किया गया है, उसको एक वीडियो हम बना के आपको दे देंगे, जिससे आप लोग उसको देख लें, जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भाग 10 में, भाग 11 में, भाग 14 में, भाग 15 में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, वो भाग 11 में। भाग 11 में केंद्र और राज्य के संबंधों का उल्लेख किया गया है। संघ तथा राज्यों के मध्य विधायी संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर 255 के मध्य किया गया है। तो संघ और राज्य के मध्य जो विधायी संबंध का प्रावधान है वो 245 से 255 तक भाग 11 में किया गया है संविधान में। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दे तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे देता है तो उस स्थिति में कौन कार्य करेगा? लोकसभा करेगी कि प्रधानमंत्री करेगा, गृह मंत्री करेगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे? तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो आपका चौथा ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। यदि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद भी रिक्त रहता है तो उस स्थिति में आपके जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेगा वो आपके राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालेगा। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 65 के अनुसार, अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु अथवा त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे देता है, तो उस स्थिति में कौन उसका पद संभालेगा? उपराष्ट्रपति। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यदि वो भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश उस पद को संभालेगा, उस पद के दायित्वों का निर्वहन करेगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। भारत में जो न्यायिक सक्रियता है वो किससे संबंधित है, इसके बारे में आपको से पूछा गया है। तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका, पहला ऑप्शन जो है प्रतिबद्ध न्यायपालिका, दूसरा ऑप्शन है आपका जनहित याचिका से संबंधित, और तीसरा ऑप्शन जो है न्यायिक पुनरावलोकन से है, और चौथा न्यायिक स्वतंत्रता से। तो जो भारत में न्यायिक सक्रियता से संबंधित है वो जनहित याचिका से संबंधित है, जिसे हम PIL के नाम से भी जानते हैं। PIL के नाम से भी जिसको जाना जाता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में दायर की जाने वाली जनहित याचिकाओं से न्यायिक सक्रियता के सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण
सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, इसका AFT मतलब आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कथन दिया गया है तो कौन सा इसमें सही है आपको बताना है। तो पहला है उच्च न्यायालय के AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकता। दूसरा ऑप्शन आपका है उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार कर सकती है। तीसरा है उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर मेजर से नीचे पदाधिकारियों संबंधित पर विचार कर सकती है। और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आपका पहला होगा, उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकता है। AFT पर फैसलों के विरुद्ध विचार नहीं कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के आपका आर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले, मतलब उस समय आया था 2014 के पहले की बात है। तो सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण या AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकता है, उच्च न्यायालय नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है सन 2015-16 में संघ सरकार के बजट में बीमा कंपनियों की अंश पूंजी के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, कितने प्रतिशत कर दिया गया है ये पूछ रहा है। तो 49%। कितना कर दिया गया था? 49%। 2015-16 में संघ सरकार ने बजट में बीमा कंपनियों की अंश पूंजी में FDI विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो था उसको बढ़ाकर 49% करने का फैसला किया था। तो आपका ये इसमें पहला ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद देखते हैं अगला 7वां प्रश्न जो है, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति को किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है पहला BP सिंह ने दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की थी। इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा BP सिंह द्वारा की गई थी। सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीति को ही राजकोषीय नीति कहते हैं। सामाजिक तथा मेरिट वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति या सार्वजनिक व्यय राजस्व का प्रारंभ बिंदु है। शेष सभी इस क्रिया को पूरा करने के लिए करने के साधन है। अगला प्रश्न देते हैं 2011 में सूक्ष्म एवं वित्त संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस जो होते हैं निम्नलिखित में से किस पर स्थापित किए गए थे? जो सूक्ष्म एवं वित्त संस्थाएं हैं वो किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए थे आपके? तो आपके मालेगाम समिति की सिफारिश के आधार पर ये स्थापित किए गए थे। 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं जो थी वो मालेगाम समिति के आधार पर सिफारिश के आधार पर स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न है प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? पहला ऑप्शन है बैंक के कार्य को बैंक द्वारा आउटसोर्स करना। बैंक के कार्य को बैंक द्वारा आउटसोर्स करना। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना। और तीसरा है घरेलू बैंकों की विदेश में गतिविधियां। और चौथा जो है विदेशी बैंक द्वारा, यहाँ पर द्वारा रहेगा तो विदेशी बैंक द्वारा दूसरे देश के अंदर बैंकिंग क्रियाएं एवं अन्य गतिविधियां। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन बी सही है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना ही क्या है? आपका प्रतिछाया बैंकिंग। तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना ही क्या है? बैंकिंग प्रतिछाया बैंकिंग है। अगला जो क्वेश्चन है 10वां, इसमें 31 मार्च 2015 तक निम्नलिखित में से किस गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंक खोलने का लाइसेंस दिया गया? 31 मार्च 2015 के तक निम्नलिखित में से किस गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंक खोलने का लाइसेंस दिया गया? तो ये ऑप्शन आपके हैं इसमें आपका जो सही होगा वो सही होगा IDFC। तो आपका इसमें कौन सही है? IDFC। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है?
आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से। कई बार पूछा गया है, पहली बार की बात नहीं है, कई बार पूछा गया है कि कौन सा निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर है। आपका विक्रय कर प्रत्यक्ष कर है कि एक्साइज, कस्टम, संपदा कर, इनमें से कौन सा आपका प्रत्यक्ष कर है। तो इनमें से आपको जो संपदा कर है डी, वो आपका प्रत्यक्ष कर है। ब्याज कर, उपहार कर, आयकर, निगम कर, संपदा कर, पूंजी लाभ, लाभांश कर, ये सब क्या होते हैं, ये आपके प्रत्यक्ष कर होते हैं। अगला कुछ प्रश्न है, किस राज्य सरकार के व्यापार का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता। ठीक, उस समय का प्रश्न था, तो उसमें जम्मू कश्मीर जो है भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता व्यापार का संचालन। अगला प्रश्न है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है। ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें आपका 10 लाख है। इसमें ऑप्शन में आपका ग्रेच्युटी की जो भुगतान सीमा है वो 10 लाख रखी गई है। अगला प्रश्न है, पैन के प्रारंभ के में 5 अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, जैसे AFZPK। ए इसमें P दर्शाता है, तो P जो है वो क्या दर्शाता है, व्यक्तिगत। P दर्शाता है पर्सनल या व्यक्तिगत, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत को दर्शाता है P। उसके बाद आपका है 15 नंबर क्वेश्चन, हवाई जहाज़ के यहाँ पे है टायरों, हवाई जहाज़ के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो हवाई जहाज़ के टायरों को चौड़ा करने के लिए उसमें नाइट्रोजन की गैस की प्रयुक्त किया जाता है। इसका व्याख्या हम देख लेते हैं क्योंकि कई बार ये भी पूछे जाते हैं। तो वायुयान के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है, जिससे वायुयान को उतरते एवं रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल होती है। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना कम हो जाती है, इसलिए वायुयान के जो टायरों में नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, सही है। तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन उत्पादन अधिक होता है, तो ये दोनों ही सही हैं। इसमें कूट का प्रयोग करके आपको उत्तर देना है। इसमें कह रहा है ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। फिर तीसरा है ए सत्य है किंतु आर गलत है, ए सत्य है किंतु आर गलत है, चौथा है। तो इसमें जो है दोनों ही सत्य हैं, इसमें ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण कौन सा है, आर है। इसमें पहला सही है, लेकिन आयोग ने इसको उत्तर नहीं माना था। आयोग ने उत्तर माना था आपके सी को, ए सत्य है किंतु आर गलत है, ऐसा नहीं है। अगला देखते हैं, सोते समय तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन नामक उत्पादन होने लगता है, जिससे निद्रा में व्यवधान आता है, इसलिए सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। आगे है, लाल स्याही बनाई जाती है। लाल स्याही किससे बनाई जाती है। प्रश्न है आपका, फिनाल से बनाई जाती है कि एनिलीन से, कांगोरेट से, इयोसीन से। तो इयोसीन से आपकी लाल स्याही बनाई जाती है। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था, कई बार पूछा गया भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस निकली थी। तो मेथाइल आइसोसाइनेट जो है ये गैस आपकी निकली थी। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, 1984 में आपकी एक गैस त्रासदी हुई थी जिसमें लाखों लोग की मौत हो गई थी। अगला है, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है। फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है। तो सोडियम थायोसल्फेट जो है प्रयोग किया जाता है। इसमें देख लेते हैं डिटेल में थोड़ा सा। सोडियम थायोसल्फेट नामक रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में निगेटिव एवं पॉजिटिव के स्थायीकरण में होता है। इसका उपयोग सोने व चांदी के निष्कर्षण में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लवण को खाद्य नमक के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो खाद्य नमक के रूप में जो है आयोडीन नमक प्रयोग किया जाता है, सेंधा नमक, संसाधित साधारण नमक भी किया जाता है, लेकिन समुद्री नमक का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, एक घातक बीमारी को जन्म भी देता है। अगला प्रश्न है,
प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है? प्राकृतिक कपूर हमें कहाँ से प्राप्त होता है? हिमालय पर्वत के उच्च स्थानों के चट्टानों से, वेनेजुएला में एंजल प्रपात के फेन से, चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से, चौथा है अंडमान के निकट समुद्री ज्वार भाटा के अवसाद से। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो है चीन तथा जापान के देशज वृक्ष द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसका? प्राकृतिक कपूर को। निम्नलिखित में से किस यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? सहायक आहार कारक किसको कहा जाता है? तो जो सहायक आहार कारक होता है आपका वो विटामिन होता है। तो ऑप्शन 4 इसमें सही है। भोजन का एक प्रमुख अंग है। भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है? स्टार्च, ग्लूकोज, सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट आपका सही आंसर है, क्योंकि इससे आपको ऊर्जा भी प्राप्त होती है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है, मानव एवं के बाल एवं नख में, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान रहता है? ये प्रश्न पूछा गया है कि मानव के जो बाल और नख होते हैं उसमें कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? ऑक्सीटोसिन, केराटिन, वैसोप्रेसिन, ट्रिप्सिन। तो इसमें जो आपका सही उत्तर है वो है आपका केराटिन। केराटिन जो होता है वो मानव के बाल और नख जो बढ़ते हैं वो केराटिन नामक प्रोटीन के कारण बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसके कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है? किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध पीले और सफ़ेद रंग का होता है? तो केसीन के साथ साथ कैरोटीन। इसमें जो आपका ऑप्शन तीसरा है, केसीन के साथ साथ कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का जो दूध होता है पीला तथा सफ़ेद होता है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद और कैरोटीन, तो जो कैसीन होता है प्रोटीन की उपस्थिति के कारण दूध जो है किस रंग का होता है? सफ़ेद रंग का होता है कैसीन के कारण, लेकिन कैरोटीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग पीला हो जाता है। लैक्टोज की मौजूदगी क्या दर्शाती है? दूध में हल्की मिठास लैक्टोज के कारण प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? तो जैव निम्नीकरण का मतलब कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो समय के साथ विघटित हो जाता है और वो मिट्टी में मिल जाता है। तो आपको पता होगा प्लास्टिक तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि हज़ारों वर्षों तक ये होता नहीं। पॉलीथीन भी वही है, पारा भी है, पारा भी जल्दी ये ख़त्म नहीं होता। रबर जो है इसका सही ऑप्शन है। तो जैव निम्नीकरण कौन है? रबर है, कई बार पूछा गया है। इसमें देख लेते हैं, प्राकृतिक रबर जैव निम्नीकरण होता है क्योंकि यह पेड़ों तथा लताओं के रस से प्राप्त किया जाता है, इसलिए जैव निम्नीकरण होता है। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण का कारण है? ओजोन परत के क्षरण का कारण कौन सी गैस है? आपको पता होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC के नाम से जानते हैं। सबसे ज़्यादा ओजोन परत के क्षरण का कारक इसी को माना जाता है। तो ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में लगभग 15 से 35 किलोमीटर, कहीं कहीं पे 20 से 35, 20 से 40, तो अधिकतम जो मात्रा होती है, अधिकतम साधारण वो 15 से 35 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है, समताप मंडल में पाई जाती है गैस। इसकी मोटाई की बात करें तो डॉप्सन में नापी जाती है, डॉप्सन में इसकी मोटाई नापी जाती है। भारत में ओजोन परत की मोटाई सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? श्रीनगर में है, और सबसे कम त्रिवेंद्रम में आपकी पाई जाती है। 28 नंबर प्रश्न है, प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली कौन सी गैस है? प्रतिशत के आधार पर बात करें तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। कितने परसेंट? 78% आपकी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और ऑक्सीजन की बात करें तो 20.93%। और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी 0.03% पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। तो ऑप्शन ए सही है। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? किस कार्य से आपका पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है? तो
कौन सा कारण है लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, वनारोपण। तो लकड़ी काटने से भी आपका पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है, सामाजिक वानिकी से नहीं बिगड़ता है, वन महोत्सव से नहीं बिगड़ता है, वनारोपण से नहीं बिगड़ता है। तो आपका लकड़ी काटने से ही पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो ए सही है। अगला है पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी जो होता है किसके बीच संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी में हम करते हैं, तो हम जीव और वातावरण का जो है वो किया जाता है। मनुष्य और वन का नहीं किया जाता है, मृदा और जल का नहीं, पति और पत्नी का नहीं। तो जीव और वातावरण का पारिस्थितिकी का बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किसका है पारिस्थितिकी, तो जीव और वातावरण का। अगला ऑप्शन है मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। मृदा क्षरण को कैसे रोका जा सकता है, किन कारण से? सघन वर्षा से रोका जा सकता है, वनों के विनाश से, वनारोपण से, अतिचारण से। तो मृदा क्षरण को हमें वन रोपण द्वारा ही उसको रोक सकते हैं। और कई ऐसे कारण हैं जिनसे हम मृदा क्षरण को रोक सकते हैं, जैसे वृक्षारोपण करना। वृक्षारोपण तो इसमें था, वनारोपण। वृक्षारोपण, अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए, मृदा क्षरण होगा। क्योंकि जो पानी जब तेज़ी से बारिश होगी पानी की, तो उस पर सीधा ज़मीन पर ना गिरकर, मिट्टी पर ना गिर के वो छनती हुई आएंगी बूंदें, जिससे मिट्टी का कटाव कम होगा। वनस्पतियों का विशेष रूप से अधिकतर गहरी जड़ वाली झाड़ियों को उगाकर पशुओं को चराए जाने से रोककर, तो अधिकतर वनस्पतियों से ज़मीन को ढका जाए, ऐसी वनस्पतियाँ लगाई जाएँ। पशुओं को अधिकतर चराई के लिए रोका जाए। नदियों पर छोटे छोटे बांध बनाकर भी इन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। उसके अलावा सस्यावर्तन, मतलब फसलों को बदल बदल कर बोया जाए। स्थानांतरित कृषि की जाए। स्थानांतरित कृषि को प्रतिबंधित किया जाए, मतलब जो स्थानांतरित कृषि होती है, एक जगह कृषि करो, पेड़ काटो, उसके बाद दूसरी जगह करो, तो वो चीज़ों को प्रतिबंधित किया जाए। समोच्च रेखीय जुताई की जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेतों का प्रयोग किया जाए। तो इन चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, मृदा क्षरण को रोक सकते हैं। अगला प्रश्न है लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती। तो ये स्पेशल यूपी से आपका संबंधित है कि लखनऊ जिले की जो सीमा है किस जिले से आपको स्पर्श नहीं करती, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो आपको पता है उन्नाव लखनऊ से सटा हुआ है, कानपुर और लखनऊ के बीच में है, हरदोई भी सटा हुआ है, बाराबंकी भी सटा हुआ है जस्ट। तो बलिया काफ़ी दूर है, इसलिए इसमें बलिया सही है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर है, तो क्रोएशिया की कौन सी, क्रोएशिया की पिल्टविस झील जो है ये विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। क्रोएशिया की पिल्टविस झील राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को द्वारा सन 1989 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो सतत विकास से संबंधित है, परमाणु निःशस्त्रीकरण, पेटेंट संरक्षण, कृषि संबंधी परिधान। तो जो एजेंडा 21 है आपका वो सतत विकास से संबंधित है। जनरथ नाम दिया गया है। जो लोग यूपी के रहने वाले हैं उनको जाहिर सी बात है पता होगा कि जनरथ है क्या आखिर। तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार बढ़ावा देने के लिए नहीं, देश में यातायात सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नहीं, भारत सरकार द्वारा भारत तथा बांग्लादेश के मध्य नहीं, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को। तो यही बस सेवा है जिसे जनरथ नाम दिया गया था, अखिलेश की सरकार में चलाया गया था। एसी बसें हैं, तो एसी बसें आप जब बस से यात्रा करते होंगे, बड़े बड़े बस स्टेशन पर जाएंगे तो वहाँ पर जनरथ बस सेवाएं चलती हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2013 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। उत्तर प्रदेश में जन्म दर भारत की जन्म दर से कम थी। उत्तर प्रदेश में जो जन्म दर है वो भारत की जन्म दर से कम थी। उत्तर प्रदेश में जन्म दर भारत के जन्म दर से अधिक थी। उत्तर प्रदेश में जन्म दर 25 से अधिक है। उत्तर प्रदेश में जन्म दर 30 से कम है। तो उत्तर प्रदेश में जो जन्म दर है वो भारत की जन्म दर से कम थी। ये आपका कौन सा, ये असत्य है, बाकी सत्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में वर्ष 2015-16 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया था। 2015-16 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया था, किसान वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग कहाँ से आता है। तो व्यापार कर से सबसे बड़ा भाग
आता है उत्तर प्रदेश सरकार का। अगला है उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, इसमें आपको बताना है। तो ग्रेटर नोएडा में आपके नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, तब हो गई है। फिर है उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अगला है उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है, या किस जिले में आलू अनुसंधान क्षेत्र स्थित है? तो आप लोग इस पर यूपी स्पेशल पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता होगा, मेरठ में। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो इसमें दिया गया उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग ही कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न शहरों में मेट्रो चलाने का निर्णय किया गया। उस सूची में निम्नलिखित शहरों में किसका स्थान नहीं है? तो किसका स्थान नहीं है? इलाहाबाद का स्थान इसमें नहीं है, ऑप्शन बी। उस समय की बात है जब पेपर आया था, अभी के नहीं। अगला है 44 नंबर, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा, किस शहर द्वारा किया जाता है? तो मिर्ज़ापुर। इसमें आपका जो ऑप्शन है वो मिर्ज़ापुर, सॉरी, के उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती कजरी केंद्रों का आयोजन कौन सा शहर करेगा? तो वाराणसी करेगा। इसमें आपका वाराणसी इसमें सही है। अगला है मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र। मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? मीठी बिरदी एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, वो पूछा गया किस देश के सहयोग से यह किया जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है यूएसए, कनाडा, रूस, फ्रांस। तो यूएसए द्वारा किया जाएगा। मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में किया जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया जाएगा इसको। अगला है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया गया है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन ए सही है। अगला है लखनऊ बाय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लखनऊ बाय पुस्तक जो है वो विनोद मेहता द्वारा लिखी गई है। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? आमदनी पर कर की शुरुआत किसने की थी? तो जेम्स विल्सन ने की थी। जेम्स विल्सन ने 1860 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है आपका, किसी फार्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? किसी फार्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं किया जाता है? बीज, उर्वरक, सिंचाई, जल, भूमि राजस्व। तो इसमें भूमि राजस्व को नहीं शामिल किया जाता, बाकी बीज, उर्वरक, सिंचाई, जल सबको सम्मिलित किया जाता है। अगला है केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पर स्थित है पूछ रहा है आपसे? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही है। अगला है मेघालय का लोक नृत्य क्या है? मेघालय का लोक नृत्य नाटी, लोहो, बम्बू नृत्य, खंटुम कौन सा है? तो लोहो नृत्य जो है वो मेघालय का लोक नृत्य है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय संस्थाएं भारत में कार्यरत हैं? भारत में कौन सी बहुउद्देशीय संस्थाएं कार्यरत हैं? तो इसमें हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, सैमसंग कॉरपोरेशन, गेस्टकिन एंड विलियम्स फार्मा, एलजी। तो इसमें ऑप्शन कूट के रूप में दिया गया है, का, खा, गा और घा, खा और घा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपका दूसरा सही है, जिसमें आपका कौन कौन से हैं? सैमसंग और एलजी ये कार्यरत हैं। अगला है इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें ऑप्शन 4 हैं। इसमें मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, बीएस शेखावत, सोमनाथ चटर्जी। तो इसमें आपका जो सही है वो मीरा कुमार सही है। तो फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो में इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए। धन्यवाद फ्रेंड्स।